बड़ी खबर, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पर राष्ट्रीय कार्यशाला में चिंतन हुआ। बड़वानी 1 अक्टूबर 2021 शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली मध्य भारत प्रांत के प्रयोजन से 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डॉक्टर रविंद्र कानारे, अध्यक्ष प्रवेश एवं शुल्क विनियाम समिति मध्य प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की आत्मनिर्भरता के बारे में चर्चा की तथा बताया कि इसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रांत संयोजक राकेश जी दंड ने बताया कि प्राचीन भारत आत्मनिर्भरता के कारण ही वर्तमान से अधिक समृद्ध था। न्यास के क्षेत्रीय सह संयोजक ओम प्रकाश जी शर्मा ने आत्मनिर्भरता की नैसर्गिकता के बारे में चर्चा की। कार्यशाला में न्यास के इंदौर संभाग संयोजक राम सागर जी मिश्रा ने न्यास का परिचय दिया तथा आत्मनिर्भर भारत निर्माण में न्यास की भूमिका स्पष्ट की। देखिए विस्तृत समाचार इस रिपोर्ट में। कैसे क्रियान्वयन होगा, क्या क्या उसमें आने वाले समय में जब स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में अपने मध्य प्रदेश में लागू ही हो गई है तो क्या क्या पाठ्यक्रम में चेंज हुआ है और उसके आने वाले समयों में क्या लाभ होंगे, ये इन सब चीज़ों को लेकर के आज पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। सभी पत्रकार बंधुओं को एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। तरुण चौहान, शर्मा जी, बामिया जी काम करते हैं कि शिक्षा नीति के जो प्रमुख बिंदु हैं बिल्कुल पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन नहीं पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपका जो प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे पहली बात यह है कि भारत की जो शिक्षा नीति है भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा इसको अपलोड किया जाना है। GER जो है ग्रॉस एनवायरनमेंट रेशो उसको पूरा किया जाना है। फिर अप्रेंटिसशिप एक्ट लागू होगा और सब्जेक्ट के जो हैं वो मेन सब्जेक्ट हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं और इलेक्टिव के साथ प्रोफेशनल सब्जेक्ट जैसे उसके बाद आप लोग लंबा पीरियड तो लगता ही है। और लेकिन क्या सर, अभी हम पूरी शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम शिक्षक तो जो प्राथमिक स्कूल का शिक्षक है जो अभी समाज के प्राय वो वर्ग शिक्षक बनते हैं जो किसी कारण से कुछ वर्ग पद पर नहीं जा पा रहे हैं। कड़वी सच्चाई है सर। तो क्या हम जो ठीक कुछ बोलो कुछ। हाँ सर, आज जो है यहाँ कॉलेज में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया और कौन सा सेमिनार आयोजित किया गया? शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के समन्वय से कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा इस बात पर है कि प्रदेश और देश किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने। अभी तक हम लोग हर चीज़ विदेश से बुलाते रहे थे, उसकी बजाय हमारे देश में अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बने और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। जो चीज़ हम आयातित करते थे उसका निर्माण भारत में करें और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या मात्रा बढ़ाएं, क्वालिटी की चीज़ें बनाएं। ये इस कार्यशाला का उद्देश्य है। तो अभी जो हमारे बच्चे हैं वो ऐसे ज्ञानवान हों, ऐसे स्किल वाले हों कि उनके अंदर ऐसी कला विकसित हो जाए, ऐसी स्किल डेवलप हो पाए कि वो नौकरी ढूंढने वाले न हों बल्कि नौकरी प्रदान करने वाले हों, कुछ अपना स्वयं का उद्योग स्थापित कर पाएँ। इसलिए कुछ ऐसे बच्चों को आमंत्रित किया गया था जिन्होंने इस फील्ड में काम किया। इसी पर ये कार्यशाला आधारित है। जैसा कि सर आपने संस्कृति का बोला, तो अपनी देश की जो है प्रमुख भाषा वैसे तो हिंदी है, पर आप संस्कृत को किस स्थान पर मानते हैं? संस्कृत भाषा जो है वो सभी भाषाओं की जननी है और त्रिभाषा फॉर्मूले के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाएं विद्यालयों में अध्ययन कराई जाती हैं।
पर क्या कारण रहा है कि संस्कृत जो है उसमें जो योग्य व्यक्ति भी आ नहीं रहे हैं, और पिछले कई वर्षों से संस्कृत पाठशालाएँ भी बंद हो चुकी है। मतलब तो उनके उत्थान और विकास के संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए शासन या राष्ट्रीय स्तर से क्या कार्रवाई हो गया? राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत के विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए हैं, संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी हैं। इन बोर्ड का काम होता है कि इस तरह की प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर कि संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था है उनका समुचित मूल्यांकन करे, उनको समर्थन दे। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय है जिसकी कोई कठिनाई है तो इन बोर्ड से उनको संपर्क करना चाहिए। संस्कृत के आधार पर भी रोजगार मिल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के लिए संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। सर, नई शिक्षा नीति कब तक लागू हो जाएगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में इसी वर्ष से लागू कर दी गई है। माननीय राज्यपाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। नया पाठ्यक्रम बन चुका है, नए पुस्तक लेखन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। तो फर्स्ट ईयर से प्रारंभ हो गई है। विद्यालय स्तर पर NCF बनने का काम प्रारंभ हो गया है। NCF के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित होगा और पुस्तकें लिखी जाएंगी। आगामी वर्ष से स्कूल शिक्षा में नीति प्रारंभ होगी। जैसा कि सर आपने शिक्षा नीति की बात करी है, तो स्थानीय स्तर पर जो क्षेत्रीय भाषा का उसका समावेश भी किया जाएगा। जैसे मान लो बड़वानी आदिवासी जिला है, तो क्या आदिवासी भाषा का भी उसमें मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा शिक्षा नीति में? क्योंकि धीरे धीरे जो अपनी जो मुख्य भाषाएं हैं वो धीरे धीरे कहीं न कहीं विलुप्त होते जा रही है। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे राष्ट्रीय स्तर से? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में अध्ययन अध्यापन किया जाना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं वो उस भाषा में जल्दी समझते हैं जो भाषा वो घर पे बोलते हैं। तो इस बात पर जोर दिया जाएगा कि क्षेत्रीय पुट जो है, क्षेत्रीय संसाधन जो हैं उनका उपयोग करते हुए क्षेत्रीय भाषा में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करें। तो लोकल बोली भी हो सकती है और विकसित भाषा भी हो सकती है। तो अगर इस बेल्ट में निमाड़ी है या बघेली है, बारेली है, अगर शिक्षक उस बात में बोलकर पहली दूसरी को पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है तो उस क्षेत्र के विद्यार्थी विषय को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। नीति इसकी अनुमति देती है। क्योंकि सर आपने प्रथम शिक्षा ली, उसके बाद आप कॉलेज के प्रोफेसर बने, प्रिंसिपल बने, तो प्रथम जो स्कूली शिक्षा, उसके बाद कॉलेज और आपकी लाइफ के अंदर आपने क्या बदलाव देखा शिक्षा नीति में? शिक्षा नीति वर्तमान की जो है ये तो आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि शिक्षा नीति में अभी तक जब भी बात होती थी स्कूल शिक्षा पे अलग से होती थी, महाविद्यालयीन शिक्षा पर पृथक से बात होती थी। इस बार जो नीतिगत बात की गई है वो विद्यालय महाविद्यालय पर समग्र रूप से विचार किया गया है और ये कहा गया कि ये भारत केंद्रित होगी, भारत के ज्ञान विज्ञान का महत्व दिया जाएगा, मातृभाषा में शिक्षा होगी और हमारे विद्यार्थी स्किल युक्त होंगे। केवल डिग्री का महत्व समाप्त करते हुए या केवल रटने की कला को समाप्त करते हुए उनको ज्ञानवान बनाना, ये इस नीति का उद्देश्य है। मेरा प्रश्न ये था कि आप जो प्रथम स्कूली शिक्षा था आज क्या कमी पाई गई थी, क्या वो कमी आप बतला सकते हो, उस कमी को दूर किया जाएगा क्या? हम लोगों ने जब विद्यालयीन शिक्षा प्राप्त की और महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त की उस समय स्किल पर लगभग ना के बराबर काम, लगभग ना के बराबर, जबकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि नहीं स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरा, उस समय लचीलापन बिल्कुल नहीं था। अगर एक बार बच्चा स्कूली सिस्टम से बाहर हो गया तो उसको लौट के दोबारा स्कूल में आने की कोई संभावना नहीं थी। इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर में भी कोई बच्चा फेल हो गया तो वो दोबारा प्रणाली के अंतर्गत नहीं आ पाता था। अब उम्र की बाध्यता, स्थान की बाध्यता समाप्त हो गई है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैं 3 साल में डिग्री करूँ, ये 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में हो सकती है। 1 साल करके यदि मैं छोड़ दूँ तो सर्टिफिकेट कोर्स मुझे मिल जाएगा। 2 साल बाद अगर छोड़ देता हूँ तो डिप्लोमा मिलेगा और 3 वर्ष में छोड़ते हैं तो डिग्री मिल जाएगी। तो किसी भी स्तर पे महाविद्यालय से बाहर होने पे ऐसा नहीं होगा कि वो खाली याद रहेगी। ये मूलभूत परिवर्तन है जो शिक्षा व्यवस्था में किया गया। अच्छा, अपनी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए वो स्कूल छोड़ देते हैं, तो उन्हें पुनः स्कूल प्रवेश के लिए क्या नीति रहेगी इसके अंदर? जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं उनकी संख्या भारत में बहुत बड़ी है और नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है उसमें ये कहा गया
कि ड्रॉप आउट बच्चों को वास्तव में सिस्टम में दोबारा लाने के लिए स्कॉलरशिप के प्रावधान भी होंगे, नए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे और वैकल्पिक अध्ययन की व्यवस्था भी होगी। यदि उन्होंने कहीं पर जॉब शुरू कर दिया है, कोई काम शुरू कर दिया है, तो उनको वहीं पर अध्ययन अध्यापन ओपन स्कूलिंग से कराया जाए, ये प्रावधान नीति में किया है। कई बच्चे जो है बाल श्रम कर रहे हैं, तो उन बाल श्रम के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? तो इसको थोड़ा सा हम लोग और क्लियर करें। बाल श्रम का अर्थ ये हो गया कि कोई छोटा बच्चा है और फैक्ट्री में काम कर रहा है, ये बाल श्रम। हाँ, वो कोई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि अगर हम छोटे बच्चे को उसकी रुचि से थोड़ा सा काम करने को अनुमति दें, हम उसको बाध्य नहीं कर रहे, लेकिन उसको अगर उसकी रुचि है तो वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है तो वो उस काम को सीख जाएगा। ये हमको अंतर करना होगा। तो बाल श्रमिक तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन बच्चे को काम ही नहीं करने दिया जाए, सीखने न दिया जाए, इस पे इस नीति में विचार किया गया। और यदि किसी का कोई व्यवसाय है उसका घरेलू और बच्चा अपनी मर्ज़ी से कुछ सीख रहा है, तो मुझे लगता है कि वो बाल श्रम नहीं है, बल्कि वो इस कला को सीख रहा है। इसको हमको अंतर को समझना है। बड़वानी से प्रधान संपादक दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।